जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल फिजिक्स ट्रैकर में। आज क्लास 11 फिजिक्स के 5th चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का 24th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 5.24। आज जो टॉपिक आप पढ़ेंगे या जो आप डेरिवेशन करेंगे तो उसका जो है मैं आपको पहले 3D डायग्राम दिखाता हूँ, क्योंकि उसका एक्चुअल में बोर्ड पे 3D डायग्राम बनाने में बहुत समय लगेगा, तब वो 3D डायग्राम बन पाएगा। और इतना समय लगेगा कि अगर शायद मैं बनाने लगूं तो आप कहेंगे कि भाई सर ऐसा करो, आप डायग्राम ही बना लो, किसी और दिन पढ़ा देना, क्योंकि अभी तो बन ही नहीं पाएगा जल्दी। तो जैसा भी ये डायग्राम मैंने अभी बना रखा है इसके अकॉर्डिंग तो समझेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप 3D डायग्राम देख लें और क्या क्वेश्चन है, उसमें क्या क्या दे रखा है वो मैं उसमें भी बताऊंगा, और उसके बाद जब डेरिवेशन स्टार्ट कराऊंगा तब भी मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा। तो पहले आप 3D डायग्राम देख लें और उसमें क्या बताया गया है वो पहले समझ लें। उसके बाद आपको ये जो बोर्ड पे डायग्राम बना हुआ है ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें बैंकिंग ऑफ रोड का एक डायग्राम दिखा रखा है, आप इसे देख सकते हैं। फिर हम इसका बोर्ड पे डायग्राम बनाएंगे, लेकिन अगर आप इसे अच्छे समझ लेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि बोर्ड पर तो 2D डायग्राम बनेगा। ये रोड का इनर एज है, ये रोड का आउटर एज है, तो आप देख सकते हो इनर एज के कंपेरिजन में आउटर एज कितना उठा हुआ है, कार कितनी तिरछी हो गई। तो इसी मेथड को, यानी कि आउटर एज को जब हम इनर एज के कंपैरिजन में उठा देते हैं रोड बनाते टाइम, तो उसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड और बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। एक टर्म आएगी एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग यहाँ पे देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये जो लाइन है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है और रोड को इतना उठा रखा है, यानी कि ये इस तरीके से ये लाइन जो दिख रही है ये बता रही है कि आउटर एज को इनर एज के कंपैरिजन में कितना उठा रखा है। तो इस एंगल से हमें पता चलेगा कि रोड के आउटर एज को इनर एज के कंपैरिजन में हमने कितना उठा दिया है। तो इस एंगल को ही बोलते हैं हम एंगल ऑफ बैंकिंग। यहाँ देख रहे हो कार का वेट नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, और इसमें नॉर्मल रिएक्शन कार के बिल्कुल जस्ट इधर लगेगा, बिल्कुल कार के टॉप सर्फेस के साथ 90 डिग्री बनाता हुआ इस तरीके से, ये नॉर्मल रिएक्शन। बच्चों एक डायग्राम और देखें आप, यहाँ पर कार का फ्रंट व्यू दिखाया गया है, जैसा मैंने इससे पहले वाले डायग्राम में दिखाया। ये रोड का कर्व रोड का इनर एज है, ये आपका आउटर एज है। इनर एज के कंपैरिजन में आउटर एज देखो कितना ऊपर है, ये रोड का इनर एज यहाँ पर है, आउटर एज यहाँ पर है। तो आउटर एज को इनर एज के कंपैरिजन में रेज कर देते हैं, उसी को हम बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स बोलते हैं। और ये जो एंगल बन रहा है इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। अब यहाँ पर देखें, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसमें एन से रिप्रेजेंट कर रखा है, हम डेरिवेशन में आर से करेंगे, एन से भी कर सकते हैं। इस एन को देखो, ये जो एन है यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये हमेशा कार के सरफेस या जो ऑब्जेक्ट होगा जिस पर ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा उसके सरफेस का 90 डिग्री बनाएगा। इस n को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करा, एक को लिख दिया n cos थीटा और एक को लिख दिया n sin थीटा। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, हम लिख देंगे r cos थीटा और r sin थीटा। यहाँ पर ये जो है टायर पर यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ पर हमारा लगेगा ये इस तरीके से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये लगेगा, इसको हम लिखेंगे F, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब जब हम इस F को रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट हम यहाँ नीचे बनाएंगे और एक कंपोनेंट इधर इस तरीके से बनाएंगे। ये दोनों कंपोनेंट भी कैसे होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के कैसे होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसको हम लिखेंगे F cos थीटा और इसको लिख देंगे F sin थीटा। तो ये 3D डायग्राम था। अब इसको हम डिटेल में आप इसे देख ले और डिटेल में हम इस पे अभी डायग्राम बोर्ड पर भी बनाएं, उसके अकॉर्डिंग समझाएंगे, ठीक। तो बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है वो सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड है। बैंक रोड क्या होता है कि जो हमने बताया कि जो आउटर एज होता है, आउटर एज रोड का, उसे हम इनर एज के कंपैरिजन में उठा देते हैं। तो क्या होता है, पहाड़ के एरिया में जब पहाड़ को काट कर रोड बनाया जाता है तो इस तरीके से पहाड़ है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उसका आउटर एज, ये उसको काट के ऐसे रोड बनाया गया है, तो ये जो आउटर एज हो गया, क्योंकि ऐसे बीच में पहाड़ है और ये रोड है, इसको काट के बनाया गया है, यहाँ पर खाई है, तो आउटर एज को इनर एज के कंपैरिजन में उठा देते हैं।
और इनर एज को नीचे कर देते हैं, तो उसको ही हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, यानी कि आउटर एज को इनर एज के कंपैरिजन में उठा देना, रोड को फ्लैट ना बनाकर थोड़ा तिरछा बना देना, उसी को हम बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स बोलते हैं। और इसमें जो ये थीटा है ये एंगल ऑफ बैंकिंग कहलाता है कि कितना एंगल हमने उठाया, यानी कि उस रोड को हमने कितना एंगल टिल्टेड किया है। अब इसको समझना, जिस तरीके से ये एक तरीके से हमारा ये कर्व रोड है, अब ये चीज समझना, बैंकिंग भी है और कर्व भी है, यानी कि जब हमने किसी पहाड़ को काट के ऐसे रोड बनाएंगे तो क्या होगा, ऐसे गोल भी जा रहा होगा, यानी राउंड भी होगा, कर्व भी होगा, और हमने उसको उठा भी रखा है। तो यहां पर ये देखें, ये हमारा ट्रैक हो गया और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो हमने रोड को ऐसा बनाया, इस तरीके से हमने रोड को इस तरीके से बनाया है। ये रोड का इनर एज है, ये रोड का आउटर एज है, तो आउटर एज को उठा रखा है एज कंपेयर टू इनर एज, तो जितना एंगल उठा रखा है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। और इस फिनोमिना को कि आउटर एज को हमने इनर एज के कंपैरिजन में उठा रखा है, ये हम ए पॉइंट मान लेते हैं इनर एज का, ये बी पॉइंट, ठीक है, इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। ये बैंकिंग कोई वो वाली नहीं कि बैंक में गए पैसा जमा कर दिया निकाल लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए ये कार अब बनी हुई, देखो ये ड्राइवर भी बैठा हुआ दिख रहा होगा, फ्रंट यहाँ मैंने ये इसका हेडलाइट बना दिया ताकि पता चले सामने से कार आ रही है। तो कार का वेट नीचे की तरफ लगेगा, कार का वेट ये जो है नीचे की तरफ लगेगा। अब वेट नीचे की तरफ लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन ये लगेगा। देखो मैंने आपको बताया नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किसी भी सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता है। अगर आप इस कार की छत को देखें, ये जो मैं पेन चला रहा हूं यहाँ पर देखो, ये कितना एंगल बनना है, ये 90 डिग्री, यानी कि कार की छत के साथ ये जो एरो है आर कितना एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है नहीं ठीक है। तो इसीलिए ये तो हमेशा 90 डिग्री बना है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मैं आपको दिखा दूं, जैसे मान लो जो कार जा रही, ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब ये कार ऐसे सीधी जा रही, मान लो ये ब्रिज पे चढ़ी, तो ये देखो ये ऐसी रहेगा, ये ऐसे, मतलब इसके साथ इसके सरफेस के साथ ये 90 बनाएगा, ऐसे करके जा रही, फिर ऐसे प्लेन में चलने की, फिर ऐसे ब्रिज पे से उतरने लगी, ऐसे पुल पे से उतर रही है, तब भी देखो जब ये उतर रही तब भी ऐसे, तो ये इसके साथ 90 ही बनाता रहेगा। ये क्या है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। तो इसीलिए इसको नॉर्मल, ऐसा नहीं कि कार ऐसे 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 चल रही है तो ऐसे हो गया, जैसी कार हुई तो ऐसे ऐसे हो गया, ये सीधा ही रहा। अगर ये सीधा रहेगा और कार ऐसे ब्रिज पे ऊपर जा रही तो ये एंगल कहाँ बनना है 90, यहाँ पे हम 90 बना ही नहीं रही है ऐसे करके, तो ये हमेशा भी ऐसे रहेगा, ऐसे जा रही ऐसे चले जाए, ऐसे चले जाए, ऐसे चले जाए, ऐसे चले जाए, तो ये हमेशा 90 डिग्री, यानी कार के सरफेस के साथ नॉर्मल रिएक्शन हमेशा 90 बनाएगा, तभी इसका नाम ही रखा नॉर्मल। नॉर्मल का था परपेंडिकुलर रिएक्शन, तो जो आर है वो सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है ना ठीक है। अब जो देखो ये हो गया। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको हमने दो पार्ट में तोड़ा, जैसे मान लो ये है ऐसे आर है, ये आर, इसको बीच में से पेन है, मान लो पेन आर है, इसे बीच में ब्लेड में से काट डालो, इसे बीच में से काटा, बीच में दो पीस कर दिए, आधा पीस इधर कर दिया, आधा पीस इधर कर दिया। जब पेन को दो पीस में कट कर दिया, आधा इधर कर दिया, आधा इधर कर दिया, बीच में कुछ रहेगा, रह ही नहीं सकता। आधा इधर आधा इधर, तो बीच में कुछ रहने वाला नहीं, ठीक है नहीं ठीक है। आपने वो शोले में असरानी का डायलॉग सुना होगा, आधे दाएं जाएंगे आधे बाएं जाएंगे बाकी मेरे पीछे आएंगे। तो जब आधे दाएं चलेगा आधे बाएं चलेगा तो पीछे कौन आएगा। तो वही समझना है कि यहाँ पे ये आर है, इसे बीच में दो पार्ट में काटा, तो आधा इधर आधा, तो आर रहेगा ही नहीं। तो इस आर को रिजॉल्व कर दिया, रिजॉल्व मतलब उसको दो पार्ट में तोड़ दिया, तोड़ने को मतलब वो कहते हैं रिजॉल्व कर दिया। और ये दोनों कंपोनेंट कैसे होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं आर को रिजॉल्व किया, आर को तोड़ा दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, क्योंकि आर साइन थीटा आर कॉस थीटा एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाना है 90, इसका डायरेक्शन इधर इसका इधर। अब इधर देखो हमने थीटा यहां क्यों लिया है, इससे पहले वाले डेरिवेशन में आपने देखा होगा ये जो थीटा है, ये थीटा और ये वाला थीटा दोनों बराबर होते हैं, ये थीटा बराबर होता है। मैंने उसमें प्रूव करके भी दिखाया कि कैसे बराबर होता है। तो हम उस समय इसको लिखते थे mg cos थीटा और इसको लिखते थे mg sin थीटा। तो यहां पर हमने इसको नहीं लिखा है क्योंकि हमने mg को रिजॉल्व करते थे, वेट को रिजॉल्व करते थे, वेट को रिजॉल्व करते थे, कंपोनेंट ये कंपोनेंट ये। तो यहाँ पे वेट को रिजॉल्व करना नहीं, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करना। तो अभी समझो ये लिखा थीटा, तो ये थीटा है तो ये भी है थीटा, तो जब ये थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया इसका, तो ये भी थीटा।
तो जब ये थीटा हो गया तो हमें इस जब आर को तोड़ा तो हमें इसे आर को इस वाले कंपोनेंट को आर के इस कंपोनेंट को आर कॉस थीटा लिखना है और इसको आर साइन थीटा। मैंने पहले बता रखा है जिस आर को जब तोड़ोगे एक कंपोनेंट ये कंपोनेंट ये, अगर आपने यहाँ थीटा लिया तो इसे लिखोगे आर कॉस थीटा और यहाँ थीटा ले लिया तो इसे लिखोगे आर कॉस थीटा। मतलब जहाँ ये थीटा, अगर थीटा यहाँ लिखते तो इसे लिखते आर कॉस थीटा, अब क्योंकि थीटा यहाँ लिखा तो इसे लिखा आर कॉस थीटा, इसे लिखते आर साइन थीटा। ठीक है, पहले डायग्राम समझना सही। अब देखो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ऐसे लग रहा है, वो ये लग रहा है, ये फोर्स, अब ध्यान से देखना, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। तो इसे भी रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, इसे भी तोड़ेंगे दो पार्ट में, एक कंपोनेंट बनाया ये और एक कंपोनेंट बनाया ये। तो अब इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट का नेमिंग कैसे करेंगे समझना है। ये थीटा और ये थीटा बराबर, ये जहाँ छोटा सा दिख रहा है थीटा, हाँ बहुत छोटा, ये थीटा, यहाँ पे मैंने एंगल लिखा नहीं क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे थीटा, यानी कि ये थीटा, ये यहाँ पे थीटा। अब ये थीटा इसलिए बराबर है क्योंकि ये वाला एरो और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, समझना ये ट्रांसवर्सल है, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल हो गई, ये एरो और ये पैरेलल है, तो ये एंगल बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल। तो इसलिए ये थीटा बराबर हो गया। तो जब ये थीटा बराबर हो गया तो इस एफ को जब हमने तोड़ा दो पार्ट में, एफ को तोड़ा तो क्या लिखा, इस वाले एरो क्या लिखा एफ साइन थीटा और इस वाले एरो क्या लिखा एफ कॉस थीटा। आप बोलोगे एफ क्या है, एफ है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो एक थीटा ये लिया, एक थीटा ये लिया, एक थीटा ये लिया, अगर इस थीटा की बात करें तो ये भी थीटा है। तो देखो हम ऐसे थीटा सेलेक्ट करते हैं कि जो सब बराबर हो, ऐसे नहीं पता लगा एक थीटा ये वाला ले लिया फिर एक थीटा ये वाला ले लिया तो फिर पता लगा ये थीटा बराबर नहीं होगा, और एक थीटा यहाँ ले लिया ये बराबर नहीं, तो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 तो बवाल हो जाएगा फिर तो डेरिवेशन में। इतने थीटा 1 थीटा 2 कहाँ थीटा 1 लिखना कहाँ थीटा 2 लिखना, तो डेरिवेशन आसान होने की और टिपिकल हो जाएगा। तो आपको जो समझना है कि हम जितने भी थीटा ले लेंगे वो कोशिश करेंगे सब बराबर हो। देखो ये सब बराबर है, तो हमें 1 2 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, सब जगह थीटा लिखते रहा, आसान हो गया नहीं हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो था हमारा डायग्राम। अब हमें करना क्या है, करना ये है कि हमें ये निकालना है कि जो कार जो चल रही जिसको सर्कुलर टर्न लेना और रोड कैसा बेंड, कार को सर्कुलर ऐसे करके मोड़ना है, रोड कैसा बेंड यानी रोड थोड़ा उठा हुआ है, तो वो किस मैक्सिमम वेलोसिटी से चले कि वो सेफली सर्कुलर टर्न ले सके। ऐसा ना कि लुढ़क गई, ठीक है, घिसट गई, से स्किड कर गई, स्लिप कर गई, ठुका गई, ठीक है, बच तो गई, लेकिन ऐसे कंडीशन की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं वो सेफली सर्कुलर टर्न ले सके। रोड हमारा बैंक रोड है, बैंक का मतलब ये है आउटर एज इनर एज के कंपेरिजन उठा हुआ है, थोड़ा तिरछा रोड है और कर्व भी है। तो हमें इस कंडीशन में मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। समझ में आया नहीं है? तो अब क्या करना है आपको, अब हम डेरिवेशन करेंगे। अब डेरिवेशन के लिए क्या करें, बड़ा आसान सा तरीका है। देखो हमने इस R को तोड़ा दो पार्ट में, एक ये कंपोनेंट बना एक ये कंपोनेंट बना, इस F को भी तोड़ लिया दो कंपोनेंट में, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट है या वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन है। तो हमने देखा वर्टिकली अपवर्ड की अगर बात करें तो ये हो गया R cos थीटा, ये वर्टिकली अपवर्ड, और कोई एरो वर्टिकली अपवर्ड नहीं। आप पूरे डायग्राम में देख लो, सिर्फ ये R cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड है, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड की बात करें तो एक ये mg वर्टिकली डाउनवर्ड है, और ये जो f sin थीटा ये वाला एरो ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो हमने क्या किया, हमने लिखा mg प्लस इसको लिखा जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, और f sin थीटा इन दोनों का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, और ये R cos थीटा ये वर्टिकली अपवर्ड। तो हमने इक्वल टू लगा के R cos थीटा लिख दिया। अब देखो इन दोनों के अलावा किसी का भी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है, कोई भी आपको एरो ऐसा नहीं मिलेगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड बनाओ इन दोनों के अलावा। और R cos थीटा का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है, इसके अलावा कोई वर्टिकली अपवर्ड नहीं। अब आपको ये तो R तो दिख रहा, अरे इस R को ही तो तोड़ा तभी दो कंपोनेंट बने, इस R को दो पार्ट में तोड़ा तभी दो कंपोनेंट बने, तो R तो खत्म, खलास हो गया R। अब यही तो बचा R cos थीटा R sin थीटा। तो ये तो हॉरिजॉन्टल कलम हो गई, ये वर्टिकल कलम हो गई।
अब इधर देखो हमने बराबर क्यों रख दिया, अब लग रहा हो चलो ठीक है ये वर्टिकली डाउनवर्ड ये वर्टिकली अपवर्ड। देखो हम ये कह रहे हैं कि अगर इन दोनों का सम यानी कि एफ साइन थीटा एम जी यानी कि इन दोनों का सम इससे ज्यादा हो जाए, मान लो हम ये मान लें ऐसी कंडीशन हो जाए, तो ये कार इस इंक्लाइंड प्लेन में धस जाएगी, घुस जाएगी अंदर। अगर ऐसा हो जाए, अगर हम ये मान लें कि ये ज्यादा हो जाएगा यानी कि ये आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा इन दोनों ज्यादा, तो कार आसमान में उड़ जाएगी। अब भाई कोई ऐसे करके रोड पे जा रहा है, उसे सर्कुलर टर्न लेना है, बैंक रोड है, रोड थोड़ी सी उठी हुई है, ऐसे पहाड़ के एरिया में चल रहा है, सर्कुलर टर्न लेना, तो कार क्यों उड़ जाएगी ऊपर आसमान में, क्यों उड़ जाएगी? तो आपको समझना अगर ये ज्यादा हो जाए तो कार उड़ जाएगी। अब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, ना तो उड़ के आसमान में जा रही है ना रोड में धंस रही है, तो हमने कहा ये दोनों बराबर है, क्योंकि जो अपवर्ड है आर कॉस थीटा वो इन दोनों के सम के बराबर है। अब हमने क्या करना है, इसमें एम जी को यहीं लिखा और इस एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू आर, इसकी क्या लिख सकते हैं, म्यू आर साइन थीटा इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या करा हमने, एम जी और इस म्यू आर साइन थीटा को राइट हैंड साइड ले आया, तो आर कॉस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा, ये कर दिया। ठीक है, ठीक है। फिर ये करा एम जी, आर इसमें तो कॉमन ले लो, तो क्या बचा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, इतना होगा। इतना करने के बाद इसको यहीं छोड़ दो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने क्या करा, अभी हम वर्टिकल कंपोनेंटों की बात कर रहे थे, अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात कर रहे थे, अब हम करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है। अब हॉरिजॉन्टल कॉलम कौन कौन है, ये आर साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कॉलम है और ये एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कॉलम है। इन दो के अलावा और कोई नहीं है जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है, देख लो। एफ कॉस थीटा ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिजॉल्व करा, इसको तोड़ा दो पार्ट में, एक ये हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ये एफ साइन थीटा ये एफ कॉस, तो ये एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कॉलम आर साइन थीटा। तो हमने ये लिखा कि ये जो एफ कॉस थीटा, या ऐसा करते हैं पहले साइन वाला लिख लेते, आर साइन, वैसे किसी को भी पहले लिख लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आर साइन थीटा हमने इसको लिख दिया, फिर लिख दिया प्लस एफ कॉस थीटा। ये दोनों हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग लग रहा है। अब ये इस कार को क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये दोनों मिलकर कार को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये आर कौन सा आ गया, देखो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये जो आर है ये वाला, ये जो ऐसे कर्व रोड है, कर्व रोड है उसके तो कर्व रोड जैसे बनेगा गोल बनेगा, तो उसका ये सेंटर हो गया, हो इससे रोड के सेंटर तक ये इसका रेडियस, कर्व ट्रैक का रेडियस हो गया, कर्व ट्रैक का रेडियस। कर्व ट्रैक जो होता है उसका रेडियस जो होता है, वो जो कर्व ऐसे गोला बनेगा उसके सेंटर से रोड के सेंटर तक लेते हैं, ना इनर एज से मेजर करते हैं ना आउटर एज से मेजर करते हैं, बीच से मेजर करते हैं। तो ये दोनों मिलकर कार को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब ये, अगर ये दोनों ना हो तो कार सर्कुलर टर्न ले नहीं पाएगी। ये दोनों कार को सर्कुलर टर्न लेने में मदद कर रहे हैं। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो कार सर्कुलर टर्न नहीं ले पाएगी। तो इसलिए हमने क्या करा, इन दोनों को ऐड करके किसके बराबर लिख दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आपने क्या करा, फिर लिखा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू आर साइन थीटा प्लस एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू आर, म्यू आर, एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू आर। और ये क्या हो गया हमारा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब क्या करा, इसमें से आर कॉमन ले लिया, आर यहां ले लिया, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारी दूसरी क्वेश्चन आ गई। ठीक, अब जब ये दूसरी क्वेश्चन आ गई, हमें अब करना ये है, इस दूसरी क्वेश्चन को इस पहली क्वेश्चन से डिवाइड कर देना है। तो हम क्या लेंगे, डिवाइडिंग क्वेश्चन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो पहले हम ये लिख लेते हो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर।
और डिवाइड का साइन लगा दिया। अब किसको लिखा भाई, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, हम इन दो की बात कर रहे हैं। देखो इसको डिवाइड करा mg से, इक्वल्स टू साइन लगाया mv स्क्वायर अपॉन आर, ये लिखा mv स्क्वायर अपॉन आर, तो ये पूरा लिख दो r ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, फिर ये लिख दो ये वाला, ये लिखा r कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, इस r से r कट गया। अब क्या है, इस m से ये m कट गया। देखो अब ये m इस m से कैसे कट गया वो मैं बताता हूँ। ये mg इस r के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये mg इस r के साथ कैसे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये अपॉन में है, तो मैं आपको अभी बेसिक सा बता दूंगा। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि सबको नहीं पता। कुछ बच्चों को हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो कि ये mg इसके साथ कैसे आ जाएगा, ये किस तरीके से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ले आ रहे हैं, इसमें कैसे गड़बड़ झाला है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, आप ये समझे कि ये mg जो है, अगर मैं इसको लिखूं थोड़ा और अगला सिंप्लीफाई करके स्टेप, तो ये mg r के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जब r के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो m से m कट जाएगा और ये g r के साथ रहेगा, क्योंकि पूरा mg तो बोल रहा है आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा अभी एक ऊपर आप नोट कर लो, मैं रब कर दूंगा, फिर मैं आपको ये स्टेप भी बताता हूँ। ये तो आप ध्यान रखना, एक बेसिक सी चीज़ बताऊंगा मैथ्स वाली, तो आपको हमेशा याद रहेगी। कभी भी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आपको किसी नंबर को पटकना है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, गारंटी है इस बात की। ये नोट कर लिया? ठीक है, देखो मैं इसको रब कर देता हूँ। घिसते जाओ, घिसते जाओ, घिसते जाओ, घिसते जाओ, घिसते जाओ, घिसते जाओ। देखो अब हमने क्या करना है, मैं इन सबको इतना ये सब रब कर देना, फिर मैं इसको स्टेप लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो बढ़िया सी चीज़, आपको भी मज़ा आया कि हाँ कि एक पॉइंट बढ़िया समझ में आया। अब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया बेटा v स्क्वायर, ये तो रहा, और r के साथ ये g आ जाएगा, हम तो कट गया, अपॉन आर जी इक्वल्स टू, और ये साइन थीटा प्लस ही लिख देते हैं एज इट इज, इसमें कुछ नहीं करना है हमें, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा लिख दो, ये नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, अब इसका काम खलास, इसे हम रब कर दे, घिस डाल देते, ये हमारा काम हो गया। बच्चों देखो जैसे ये लिखा है x अपॉन वाई अपॉन z, अब आपसे पूछा जा रहा है ये z x के साथ लिखा जाएगा या z y के साथ लिखा जाएगा। पहली चीज तो आप ये समझो, ऐसे कुछ नहीं बताया जा सकता कि कौन किसके साथ लिखा जाएगा। पहले हमें ये खोजना पड़ेगा ये इक्वल्स टू कहाँ लगा है। मान लो इक्वल्स टू यहाँ लगा है, इक्वल्स टू, अगर इक्वल्स टू यहाँ लगा है तो अपॉन की मेन लाइन हमारे लिए ये है, ये अपॉन वाली सबसे बड़ी मेन लाइन मानी जाएगी। इक्वल्स टू के सामने वाली लाइन, उसको हमने बड़ा कर दिया, समझना है, ऐसा नहीं कि बड़ा वहां कर देना, वो तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब इस इक्वल्स टू के आगे जो लाइन है, इसके नीचे y अपॉन z है और इसके ऊपर सिर्फ x है। तो अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाले को x नहीं, इस वाले को हम लिखेंगे x अपॉन 1, क्योंकि हम हर नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं, और ये लिखेंगे y अपॉन z, तो लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा x z अपॉन y, क्योंकि y को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो y इंटू y हो जाएगा। ये आ गया पहला केस। दूसरा समझना, ऐसे ही लिखा है x अपॉन y, ये हो गया हमारा x अपॉन y अपॉन z। इस बार जो इक्वल्स टू का साइन है वो यहाँ लगा है, जब यहाँ लगा है तो ये हमारी मेन अपॉन की लाइन होगी, तो बोलते हैं दिस अपॉन दिस। अब इसके ऊपर ये तो अपॉन में लिखा ही है, लेकिन इसके नीचे तो अपॉन में लिखा नहीं, तो हम इसके नीचे फिर 1 लगा लेंगे। पहले x डिवाइडेड y डिवाइडेड बाई x था, तो ये सिर्फ अकेला नंबर था, ये तो हमने इसको x अपॉन 1 कर लिया, और ये तो अपॉन में था ही। और जब हमने इधर देखा तो जब हमारा इक्वल टू का साइन यहाँ लगा था तो x अपॉन y तो था ही था, नीचे लिखा था z, तो हमने z को z अपॉन 1 लिख लिया। अब इसको इसके साथ लिखना है और इसको इसके साथ लिखना है। अब क्या हो जाएगा,
x अपॉन वाई जेड, ये हो गया। तो अगर आपने इस चीज को सही से समझ लिया तो कभी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ले जाना, आपको कभी कोई दिक्कत होगी नहीं। आपको पता चल जाएगा किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो दोनों आंसर अलग है। इक्वल टू का साइन यहाँ है तो ये एक्स जेड डिवाइडेड बाई वाई आ गया, इक्वल टू का साइन इधर है तो देखो एक्स डिवाइडेड बाई वाई इंटू जेड है। समझ आया? ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज थी। चलो ये हटा। अब इस चीज को आप वहां अप्लाई करके देख लेना, जो स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें आप देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा अगर आपको ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमने ये करना है बच्चों, ये जो न्यूमरेटर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको हमें इस तरीके से करना है। इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगले स्टेप में हमें साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा लिखा है, ये तो ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ऐसे लिखा है। तो हमने करना ये है कि न्यूमरेटर को 1 अपॉन कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी इससे ही मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये हटा देते, ब्रैकेट तो लगाया हुआ मल्टीप्लाई, और इसको एज इट इज, इसको कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड को इसको ऐसे 1 अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 अपॉन कॉस, इससे ही कट जाएगा, इक्वेशन बैलेंस है। अब हमें इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा? अब ये जो कॉस है ये साइन के नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस साइन के नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन अपॉन कॉस। मैं लिख दे साइन अपॉन कॉस प्लस म्यू। अब ये म्यू कॉस थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा इसके नीचे आ जाएगा, तो म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये, और ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिख दो। अब नीचे देखो, कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा कॉस, और ये नीचे आ जाएगा इसके, तो क्या हो जाएगा? मतलब सिंपली इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इतना तो कर ही लोगे यार, ऐसे थोड़ी है, बहुत दम है तुम में। माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया। अब इतना आ गया, तो ये तो फिर ऐसे लिख देना वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है? 10 थीटा, ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास जबरदस्त तरीके से करी थी, आती है तुम्हें, मैं अपने को नहीं करता, तुम्हें बहुत अच्छे से आती है। कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया, आ गया 1 माइनस यहाँ साइन अपॉन कॉस, तो म्यू ऐसे रहेगा 10 थीटा। समझ आ गया? ये आ गया। अब करना क्या? वी स्क्वायर इक्वल टू, अब ये आर को इधर ले जाना, तो भैया आर जी इधर ले लिया, तो ब्रैकेट में 10 थीटा प्लस म्यू, ये हो गया, और नीचे क्या लिखना? 1 माइनस म्यू 10 थीटा, ये आ गया। ठीक है। अब हमें ये तो स्क्वायर, हमें v की वैल्यू निकाली, v की वैल्यू निकाले तो क्या करेंगे? तो हम यहाँ से करेंगे v इक्वल टू, अब v है देखो, तो स्क्वायर लगा, तो स्क्वायर स्क्वायर हटा, यहाँ रूट लगा देंगे, तो रूट, ठीक है, ये लगा दिया आर जी, और हो गया 10 थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू 10 थीटा, ये हो गया। ये तो समझ में आ गया। अब देखो कभी कभी क्या लगा होता है, कभी कभी आपने कोई एक्सप्रेशन देखा उसमें रूट नहीं लगा, आज चक्कर में पड़ गया, इसमें तो रूट लगा हुआ, तो रूट कहाँ चला गया, तो वो क्या करते हैं? रूट लगा दो, ऐसा सही है। अगर ऐसा नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो हमने ये रूट नहीं लगाया, समझना चो ढंग से, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इस पर लिख दिया 1/2। 1/2 का मतलब ही रूट है, चाहे रूट लगा लो, जैसे तो मजा आए, जैसे तुम्हें सही लगे वैसे कर लो, और चाहे ऐसे करके 1/2 लगा तो रूट हो गया। तो ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया, ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चीज हम देखते हैं कि अगर हम ये मान लें कि रोड के बीच में और टायर के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, अगर हम ये मान लें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होने का मतलब क्या हो गया? म्यू 0 हो गया, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0। तो फॉर्मूला क्या होगा? लिख दे, अगर इफ
म्यू इक्वल टू 0 का मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा, ये आरजी हो गया टेन थीटा, तो ऐसे ही लिख दिया, देखो टेन थीटा, अब ये तो प्लस 0 हो जाएगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया डिवाइडेड बाई 1। अब ये जब 0 कर दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 का कोई मतलब नहीं, तो 1 भी नहीं लिखता हूं, तो ये इतना आ जाएगा भाई, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा आर जी टेन थीटा, और इधर ये 0 कर दिया तो ये मल्टीप्लाई में टेन थीटा, टेन थीटा मल्टीप्लाई तो ये भी 0, तो 1 माइनस 0 थोड़ी देखते हैं, तो 1 भी नहीं लिखेंगे, डिनोमिनेटर में रहेगा। अब ये 1/2 तो था ही, तो ये रूट, तो इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाएगा आर जी टेन थीटा। कब, जब हम ये कंसीडर करेंगे कि इस कार के टायर और रोड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तब, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंसीडर करना है तब ऐसे करना। बात समझ में आया, तब इस डेरिवेशन को ऐसे करना। तो बच्चों उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, आपको कुछ समझ में आया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत है आपको, कोई भी किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं इस टॉपिक पे एक लेक्चर बना दूंगा, और उम्मीद करता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। टेंशन बिल्कुल ना लें, प्रेशर में बिल्कुल ना आए, मेहनत करते रहे। सक्सेस का बेटा कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।